सभी को नमस्कार। हम देख रहे थे एशिया महाद्वीप के बारे में और आज हमारी एशिया महाद्वीप को लेकर के तीसरी क्लास की चर्चा है और इस क्लास के अंदर हमने एशिया महाद्वीप को आज कंप्लीट करना है और इसी के साथ साथ हमने पूरे विश्व का कंक्लूजन भी हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि हमने महाद्वीप के सभी देशों के बारे में चर्चा की है। मुख्य महाद्वीप कौन कौन से हैं वो देख लिए हमने। अब इसकी थोड़ी सी भौतिक बनावट की बात कर लेते हैं, जो इसकी भौतिक भौगोलिक जो विशेषताएँ हैं इस महाद्वीप की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस महाद्वीप के अंदर हमने जो देखा कि यहाँ से हमें भूमध्य रेखा निकलती हुई नजर आएगी। भी यहाँ से कौन सी रेखा गुजरेगी? भूमध्य रेखा यहाँ से निकलेगी। ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के पूर्व में आपने प्रशांत महासागर के बारे में देखा, पश्चिम में हमने यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के बारे में देखा, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है जो उत्तरी ध्रुव महासागर कहलाता है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है जिसे इंडियन ओशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरी जो हमारे पास में है वो है कर्क रेखा। भी वो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से। तो ये कर्क रेखा का पोर्शन हो गया। इस पोर्शन को हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय। ये हमारे पास में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद ऊपर का जो क्षेत्र है वो हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंधीय आएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ तक रहेगा? इस क्षेत्र तक रहेगा जहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गुजरता है। 66.5 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, क्योंकि इधर भी 23.5 डिग्री रह गई है, यहाँ पर भी 23.5 डिग्री का एरिया रहता है। बीच में लगभग 43 डिग्री का क्षेत्र होता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमें शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। तो देखिए जरा, हमें शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ मिलने वाले हैं? इस पोर्शन में जहाँ कजाकिस्तान है, और इसी पोर्शन में जहाँ यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर भी शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। तो हमने यूरोप के अंदर क्या नाम दिया था? स्टेपीज। हमने यूरोप के अंदर घास के मैदानों को नाम दिया था स्टेपीज। तो फिर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर भी स्टेपीज ही कहा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में आ जाता है शीत कटिबंध। आ जाते हैं शीत। इस शीत कटिबंध में क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये किसका है? साइबेरिया का है। ये साइबेरिया है। इस साइबेरिया में पूर्णतः बर्फ जमी रहती है। लगभग ये पूरा का पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत तो यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो तब कुछ यहाँ से नदियाँ जो है ऊपर की ओर बहती है। इस प्रकार से नदियाँ यहाँ से जाती हैं आर्कटिक महासागर के अंदर, जिसमें ओब नदी है। ओब, येनेसी और लीना, ये मुख्य नदियाँ हैं जो कि आर्कटिक महासागर की ओर जाएंगी, इस महाद्वीप से होती हुई, साइबेरिया से होती हुई। इसके बाद देखते हैं कि इस महाद्वीप को पार करने वाला सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भी उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरिया, साइबेरिया को पार करने वाला। तो ये कहाँ तक जाएगा? तो इधर हम शुरुआत करेंगे पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू करेंगे। पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और ये जाएगा व्लादिवोस्टक तक भी। व्लादिवोस्टक, व्लादिवोस्टक तक जाएगा, जो कि लगभग 9400 किलोमीटर लंबा है। 9400 किलोमीटर भी 9400 किलोमीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहलाता है। यहीं पर अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान हमें मिलेगा। विश्व का सबसे ठंडा जो स्थान है उसका नाम है बरखोयानसक। भी बरखोयानसक, बरखोयानसक जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। -69 डिग्री सेल्सियस, -69 डिग्री सेल्सियस जो है यह इस महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है। क्लियर है? साइबेरिया के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद देख लीजिए कि भारत के उत्तर में, आपको ध्यान है भारत के उत्तर में यहाँ हिमालय पर्वतमाला है। इस क्षेत्र में हिमालय पर्वतमाला है। और जब हिमालय पर्वतमाला बनी कैसे है?
हिमालय पर्वतमाला बनी है इस भारतीय प्लेट के टकराने से। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में हमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों के अवशेष मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अंगारा लैंड के रूप में कौन है? रूस है, चीन है, अंगारा लैंड के रूप में है। और नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये हमें गोंडवाना लैंड के रूप में मिलेगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो ये हमें पता चलता है कुछ पर्वतमालाओं के रूप में। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला है, हिंदू कुश, इस तरफ हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ पर है अराकान पर्वतमाला, अराकान पर्वतमाला। तो ये 3 पर्वतमालाएं मुख्य हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड से टूट करके आया है। और इसे हम अगली आगे आने वाली क्लासों के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब हम भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे तब हम इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय प्लेट जो है वो यहाँ पर आकर के टकराई है। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ये यहाँ पर आकर के टकराई तो इसके उत्तर में सबसे बड़ा पठार बन गया, टकराने से ऊपर का भाग भी उठ गया, जिस वजह से बन गया विश्व का सबसे बड़ा पठार, और वो है तिब्बत। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। 3,71,000 जो इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि राजस्थान के बराबर है लगभग, है ना। 3,42,000 राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो ये 3,71,000 किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद हम बात करते हैं तो जहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं वहाँ पर है पामीर का पठार, जिसे कहते हैं पामीर गांठ। क्या कहा जाता है अभी? पामीर गांठ कहते हैं, पामीर का पठार। इस पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर पठार को क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि विश्व की छत कहा जाता है, पृथ्वी की छत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? पामीर का पठार। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो इस तिब्बत के पठार से काफ़ी नदियाँ निकलेंगी, जिसमें से कुछ नदियाँ जो है वो भारत से होकर के बहेंगी और कुछ नदियाँ जो हमें है चाइना से होकर के देखने को मिलेंगी। तो भारत से होकर के जो नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस तरीके से इधर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और इस तरफ से जो नदी जाती है वो है सिंधु नदी भी। इस तरफ जो जाती है वो कौन सी है? सिंधु नदी। इस प्रकार से ये 2 नदियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाएगी? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाएगी? तो वो है यांगत्सी, यांगसी। और या फिर हम इसका पूरा नाम देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यांगटीसी कियांग, यांगटीसी कियांग। तो ये इसका पूरा नाम है, यांगटीसी कियांग जो है। यांगत्सी नदी जो है यहाँ पर ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाएगी। परंतु विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो वो थी नील। हमारे पास में नील नदी थी विश्व की सबसे लंबी नदी। तो हमने प्रत्येक महाद्वीप की लंबी नदियों के बारे में भी देखा है। तो इसी प्रकार से ये सबसे लंबी नदी होगी एशिया की। इस यांगत्सी नदी के किनारे पर मिलेगा हमें शंघाई। शंघाई चीन का एक शहर है, शंघाई, जिसे चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। चीन का क्या कहते हैं भी? मैनचेस्टर कहते हैं। इसका मतलब इस शंघाई में क्या है भी? सूती वस्त्र है भी। यहाँ पे सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, इसलिए इसको चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। इसी नदी के किनारे पर आपको मिलेगा वुहान, वुहान, जिसके बारे में अभी चर्चा रही थी कोरोना टाइम में। आपने वुहान के बारे में सुना होगा। वुहान वो क्षेत्र है जहाँ से कोरोना की शुरुआत बताते हैं। फिर इसकी एक और नदी है जिसका नाम है हवांग हो, हवांग हो नदी। हवांग हो जो नदी है यह चीन का शोक कहलाती है, चीन का शोक, चीन का शोक कहते हैं इस नदी को। और यह नदी पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। हवांग हो नदी को क्या कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं। तो पीली नदी के कारण यहाँ पर पीला सागर बनता है, पीला सागर। पीला सागर के नीचे बात करेंगे तो पूर्वी चीन सागर मिलेगा, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के नीचे बात करेंगे तो दक्षिणी चीन सागर मिलेगा, दक्षिणी चीन सागर। और जापान और
यहाँ पर इस क्षेत्र चाइना के बीच में हमें जापान सागर मिलेगा, जापान सागर, जापान सागर, ठीक है, यहाँ पे जापान सागर हो गया। और अगर हम बात करें तो यहाँ हमें ओखोटस्क सागर मिलेगा, ओखोटस्क, ओखोटस्क, जहाँ से ओखोटस्क की ठंडी जलधारा बहती हुई नीचे की ओर आती है। तो ओखोटस्क, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, तो इस ओर ये वाले सागर हो गए। तो यांगत्से नदी किस में गिरेगी? पूर्वी चीन सागर में गिरेगी। हवांगो नदी कहाँ गिरेगी? पीला सागर में। पीला सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हवांगो नदी को भी पीली नदी कहते हैं, और यहाँ पर ये पीली और लाल मिट्टी को भाग करके जो है वो यहाँ पर लाती है, जिस वजह से इस नदी का रंग जो है वो पीला दिखाई देता है, तो इस नदी को पीली नदी कहते हैं। इसके बाद में देखें तो चाइना के यहाँ पर हमें मंचूरिया का पठार क्षेत्र मिलेगा, मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान यहाँ पे है। तो मंचूरिया का मैदान जो है ये सर्वाधिक कृषि का क्षेत्र है, सर्वाधिक कृषि का जो क्षेत्र है वो मंचूरिया का मैदान है, ठीक है। उसके बाद हमने गोबी के बारे में चर्चा कर ली थी, गोबी मरुस्थल के बारे में हमने देख लिया था। यहाँ पे हमें गोबी मरुस्थल मिलेगा, गोबी मरुस्थल, जहाँ पे हमें 2 कुबड़ वाले ऊँट मिलेंगे, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है और यहाँ पे गोबी का पठार के रूप में ये विद्यमान है। क्लियर है? इतनी बात हुई। तो हमने लंबी नदियों के बारे में चर्चा की, पठार हो गया। इसके बाद में देख लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो है बेकौल झील भी, जो कि साइबेरिया में स्थित है, रूस में स्थित है, उसका नाम है बेकौल झील, बेकौल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी वो कौन सी? बेकौल झील हो जाएगी। चलिए, ये इस प्रकार से ये हमारे पास में एशिया महाद्वीप था, जिसके बारे में लगभग हमने पूरी तरीके से चर्चाएं यहाँ पे की है। और इस तरफ हमें जो मिला था दजला और फरात नदियाँ हैं, जिनके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और ये दजला और फरात नदियाँ दोनों की दोनों जो है वो फारस की खाड़ी में आकर के गिरती है। क्लियर? चलिए, और हमारे पास में क्या रह गया? तो हमने इसके जलवायु के बारे में भी देख लिया है। इसकी हमने देखा कि विश्व के अंदर सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला जो है, चावल उत्पादन करने में, गेहूं उत्पादन करने में, ठीक है, चाय उत्पादन करने में चीन का पहला स्थान है। चाय हो गई। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भी कौन है? चीन है। तो जब जनसंख्या यहाँ पे सबसे अधिक है तो इसलिए कृषि की पैदावार के लिए उनको उस जनसंख्या को पालने के लिए सबसे अधिक यहाँ पर होगा। तो इसीलिए ये गेहूं उत्पादन में, चाय उत्पादन में, चावल उत्पादन में, ठीक है, इस प्रकार से यह बहुत से उत्पादकों के अंदर पहले स्थान पर आता है। और दूसरे स्थान पर आता है भारत, क्योंकि दूसरी विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत है। चलिए, यहाँ तक की बात हुई। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि पूरा हमने विश्व का जब हमने चर्चा की थी, उस विश्व की चर्चा के अंदर हमें क्या क्या मिला। तो जब हम विश्व की चर्चा करते हैं तो ये हमारे पास में विश्व का मानचित्र है। इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि हमने आज तक पूरे विश्व के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से भी। अब आप मुझे बताते जाना साथ साथ में भी हमने विश्व के अंदर जो है वो किसी महाद्वीप के बारे में क्या क्या पॉइंट हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए, हमने हर महाद्वीप को अलग किया था। तो किस प्रकार से हमने अलग किया था? तो यहाँ पर हमने पनामा नहर बना करके इसको अलग कर दिया था। इस तरफ हमारे पास में डोवर जल संधि थी, जिसको मैंने पहली क्लास के अंदर बता दिया था। तो पहली क्लास के अंदर हमने पूरा मानचित्र को देखा था कि सभी महाद्वीपों को हमने अलग करना है, कैसे होंगे। अब हम देख लेते हैं उन महाद्वीपों की विशेषता हमने क्या क्या पढ़ी है। तो देखिए, इस महाद्वीप के अंदर जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। सबसे मुख्य पर्वतमाला जो होगी वो होगी हिमालय पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कहलाएगी। और यहीं पर हमें मिलेगी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, किस नाम से भी? अरावली के नाम से। ये एशिया हो गया। अफ्रीका के अंदर हमने कौन सी पर्वतमाला देखी? तो यहाँ पर हमने देखी थी ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, और यहाँ पर देखी थी एटलस पर्वतमाला। इस तरफ
यहाँ तक बात हुई। उसके बाद में देखिए उत्तरी अमेरिका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पर हमें रॉकी पर्वतमाला मिलती है, रॉकी पर्वतमाला। और ये जो रॉकी पर्वतमाला है ये किसका हिस्सा है, तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा का एक हिस्सा है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, यानी जो कि सभी पर्वतमालाओं का समूह है वो उसको कहते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एंडीज पर्वतमाला मिलेगी भी, एंडीज पर्वतमाला। यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला गिनी जाती है। उसके बाद में किस महाद्वीप की चर्चा करते हैं, तो 5वां अंटार्कटिका है, उसको फिलहाल एक बार अपन छोड़ते हुए चलेंगे। 6ठे नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए यूरोप के अंदर हमें एक आल्प्स पर्वतमाला मिलती है, जो कि एक नवीन पर्वतमाला है। यहाँ हमें कॉकेशस पर्वतमाला मिलती है, और एक हमें यहाँ पे यूराल पर्वतमाला मिलती है, यूराल पर्वत मिलता है। इस प्रकार से हमें 3 यहाँ पे पर्वतमालाएं मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी भी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला होगी। अब इनकी चोटियाँ देखते हैं अभी, ऊंची चोटियाँ। तो यहाँ पर कौन सी है, एशिया महाद्वीप की ऊंची माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, माउंट एवरेस्ट। दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, किलिमंजारो, किलिमंजारो है। अगर हम हर चीज़ के बारे में लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास में, तो चलो कोई नहीं, लिखते रहते हैं। मानचित्र 2 ले लेंगे, माउंट एवरेस्ट, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे उत्तरी अमेरिका में आपको माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, यहाँ पे पर्वतमाला मिलेगी, माउंट मैकिनले चोटी मिलेगी सबसे ऊंची। परंतु यहाँ पर ही ध्यान रखना आपने कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये जो माउंट मैकिनले ना, ये तो उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी कहलाएगी, परंतु रॉकी की ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी, तो वो है माउंट एल्बर्ट भी, एल्बर्ट। दक्षिण अमेरिका में चलें तो यहाँ पर हमें मिलेगी एकांकागुआ, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। फिर देखें यहाँ पर हमें मिलेगी माउंट कोसियुस्की, कोसियुस्की, और यहाँ पर हमें मिलेगी माउंट एल्ब्रुश, माउंट एल्ब्रुश, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। तो ये होगी हमारे पास में चोटियाँ। इसके बाद में देखें तो घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ पे कौन से, स्टेपीज। इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें शीतोष्ण घास के मैदान कौन से मिलेंगे, प्रेरी। यहाँ बात करते हैं तो पंपास, ध्यान रखना क्योंकि हमें कहाँ पर रहना है, हमें मकर रेखा के नीचे रहना है और इधर कर्क रेखा के ऊपर रहना है, क्योंकि यही क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंध वाला। यहाँ पर देखेंगे तो वेल्ड, इधर देखेंगे तो डाउन्स, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, डाउन्स हो जाएगी। ठीक है, हो गई। सभी महाद्वीपों में हमने देख लिया कि कौन कौन सी यहाँ पे घास है। इसके बाद में देखिए मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो एशिया में आपको 3 मरुस्थल मिलेंगे। एक हमें मिलेगा अरेबियन मरुस्थल, जो कि अरब कंट्रियों के अंदर है, अरेबियन मरुस्थल कहेंगे। एक हमारे पास में कौन सा रहेगा भी, थार मरुस्थल रहेगा, थार का मरुस्थल। और एक हमारे पास में ठंडा रहेगा, कौन सा, गोबी मरुस्थल। ठंडा जो है वो गोबी मरुस्थल है, ठंडा है क्योंकि ये देखो स्टेपीज वाले क्षेत्र में आ गया, तो ये ठंडा है। क्लियर। उसके बाद में देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, यहाँ पे सहारा हो गया। और एक इसके पास और मरुस्थल है, वो कौन सा है, कालाहारी। सहारा और कालाहारी, तो यहाँ पे 2 मरुस्थल इसके पास में हो गए। यहाँ बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पर हमें उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको के बीच में रहेगा, एक मिलेगा सोनोरन भी, सोनोरन जो मरुस्थल है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मिलता है। दक्षिण में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें आटाकामा मरुस्थल मिलेगा, आटाकामा मरुस्थल।
आटाकामा, जो कि विश्व का सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल है। और एक मरुस्थल हमें इस ओर मिलेगा, इस ओर, क्योंकि एंडीज के इस ओर मिल रहा है, क्योंकि इधर से जब बरसात के बादल आएंगे तो इसको बरसात नहीं मिलेगी, तो ये वृष्टि छाया रहने के कारण ये मरुस्थल बनेगा। इसका नाम है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 5 मरुस्थल हैं भी, 5 मरुस्थलों का एक समूह है जिसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर 5 मरुस्थलों का एक समूह बन जाता है। इसके बाद में देख लीजिए कि नदी की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? यांगटीसी कियांग। कौन सी? यांगटीसी कियांग, जो कि चाइना के अंदर है। यांगटीसी कियांग एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। फिर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई, नील। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, ये इसकी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे बात करते हैं तो इस ओर हमें मिलेगी अमेज़न। यहाँ पे कौन सी मिलेगी भी? अमेज़न मिलेगी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और बड़ी के अंदर देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाएगी ये वाली, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर मिलेगी हमें मर्रे डार्लिंग। यहाँ पे कौन सी है? मर्रे डार्लिंग जो है यहाँ पे सबसे लंबी नदी है। मर्रे डार्लिंग, ठीक है, यहाँ पे होगी। इसके बाद में देखिए यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगी वोल्गा। वोल्गा नदी होगी, तो नदी के अंदर कौन सी होगी? वोल्गा नदी होगी। यहाँ पे नदियाँ होगी। झीलों की बात करें, झीलों के बारे में बताएं। झीलें भी, तो झील कौन सी मिलेगी हमें? तो यहाँ पर देखते हैं एशिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। एशिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है अभी? कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में अफ्रीका के अंदर कौन सी? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में बात करें तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे ग्रेट 5 लेक्स हैं, उसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, परंतु अगर हम कहें कि मीठे पानी की तो तब यह विश्व की सबसे बड़ी कहलाएगी। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर है। जबकि विश्व की साधारणतः पूछा जाए कि बड़ी झील कौन सी कहलाएगी तो कैस्पियन सागर। खारे पानी की पूछेगा तो कैस्पियन सागर। फिर उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगी टिटिकाका झील भी, टिटिकाका, टिटिकाका झील हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हमें मिलेगी आयर झील, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी आयर झील। आयर झील होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और कौन सी रहेगी हमारे पास में? यहाँ पर लेक लेडोगा यानी लेडोगा झील, लेडोगा झील, ठीक है। नदी हुई, उसके बाद में हमने देखा पर्वतमाला हो गई, मरुस्थल हो गए हैं, ऊंची चोटियां हो गई हैं, ठंडे शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश हो चुके हैं। और क्या रह गया हमारे पास में? मुख्य बात अगर हम देखें पूरे विश्व के पास में जो हम चर्चा कर सकें वो हमारे पास में पॉइंट कौन से हैं? तो ये पॉइंट हमारे पास रहते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका एक पॉइंट और रह गया जो है हाईवे भी, जो कि यहाँ पे रेल मार्ग है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी। यहाँ पे कौन सा रेल मार्ग मिलेगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। उसके बाद में अफ्रीका की बात करें
तो अफ्रीका में है केप काहिरा रेल मार्ग, केप से लेकर के काहिरा तक, केप टाउन से काहिरा तक केप काहिरा रेल मार्ग। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कहलाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा ट्रांस एंडीज रेल मार्ग, ट्रांस एंडीज यानी एंडीज पर्वतमाला को पार करने वाला जो रेल मार्ग है वो ट्रांस एंडीज कहलाएगा। और कौन सा रह गया, यहाँ पे बात करें तो यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है वो है पेरिस से लेकर के इस्तांबुल तक भी, पेरिस से लेकर के इस्तांबुल यानी तुर्की तक आता है ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस है, जिसके बारे में हमने प्रत्येक महाद्वीप के अंदर अलग अलग चर्चा की हुई है। आज हम उसमें प्रॉपर तौर पे पूरा कंबाइन करके हम इसको देख रहे हैं। फिर कौन सा रह गया लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा सिडनी से लेकर के पर्थ तक, इधर हमारे पास में सिडनी है तो सिडनी से लेकर के पर्थ तक जो रेल मार्ग जाएगा वो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन या फिर इसे कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इस प्रकार से ये रेल मार्ग हो गए। फिर देख लें कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा भाई, रूस। सबसे बड़ा देश कौन सा, यहाँ पे रूस है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। यूरोप में सबसे बड़ा देश जो है यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, रूस आ जाएगा, क्योंकि रूस के 2 पोर्शन हैं इसीलिए। यहाँ सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही है। क्लियर है। इस प्रकार से लगभग हमने पूरी चर्चा की है। तो ये हमारे पास में विश्व मानचित्र अध्ययन था, जिसकी लगभग हमने 13 से 14 क्लासें की हैं। 14 क्लासों के अंदर हमने पूरे के पूरे सभी महाद्वीपों को कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये मैं फिर से बता दूं कि आपको ये फर्स्ट ईयर वालों को भी देखने चाहिए, सेकंड ईयर को भी और थर्ड ईयर को भी। सभी को विश्व का मानचित्र अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको मानचित्र आता है तो आप बहुत सी चीज़ों को याद रख सकते हैं और बहुत से पॉइंट आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा। जब अपन अपनी अपनी क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर आपको मानचित्र का प्रयोग करना है, क्योंकि जितने अधिक आप मानचित्र का प्रयोग करेंगे उतने अच्छे नंबर आप इसमें ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।